नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जिस तरह का अंतर विरोध चल रहा है, एक दूसरे से झगड़े चल रहे हैं, कई नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। कांग्रेस में थोड़ा कम है, भाजपा में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही दल इस अंतर विरोधों से कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अंतर विरोध क्यों है, कब तक चलेंगे, इसका कितना नुकसान किस दल को होगा, ये तमाम सारी बातों पे आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई। गौरव भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिसे मध्य प्रदेश में सबसे अनुशासित संगठन माना जाता रहा है और पूरे देश में भाजपा का जो मध्य प्रदेश का संगठन है उसकी कहीं ना कहीं उदाहरण दिया जाता था कि सबसे अनुशासित मध्य प्रदेश में संगठन है, संगठन सबसे मजबूत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं बिखर रहा है, कहीं ना कहीं अनुशासन तार तार हो रहा है? रविंद्र जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है भारतीय जनता पार्टी का लगातार सत्ता में बने रहना। जब भी सत्ता जिस पार्टी के पास होती है उसमें मलाई के हिस्से बांट को लेकर के अक्सर झगड़े होते हैं, और इसी कारण से जो सबसे बड़ी लड़ाई आज हमें दिखाई दे रही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यही हालात कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में रहे तब भी और ना रहे तब भी कांग्रेस की एक परंपरागत उसका आनुवांशिक गुण है कि वो जब तक गुटबाजी और लड़ाई ना करें तब तक वो जी नहीं पाते। जी जी। नहीं तो गौरव जी, भाजपा में मेन लड़ाई किस बात की है? पद को लेकर है या सत्ता की ताकत को, सत्ता की मलाई की लड़ाई है? रविंद्र जी, लड़ाई पद को लेकर के भी है, लड़ाई सत्ता के अहम की भी है। पद को लेकर के जो भी जब सत्ता रहती है तो कोई ना कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लगभग 17 साल 18 साल से मध्य प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री लगातार वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं रही हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनना था, और इस चक्कर में अगर आप देखें तो लगभग 8 से लेकर 10-11 नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए। उनकी महत्वाकांक्षाएं आज भी कुलाचे मार रही। दूसरी बात है जो सत्ता का अहम है। सत्ता का अहम, जैसे ही सत्ता मिली और जो लगातार जिन लोगों के पास पद है उनके अंदर एक अहम भर गया है, वो जो आम कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो समान स्तर के राजनेताओं के साथ व्यवहार होना चाहिए, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया, और जिसके कारण एक नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में जो पनपी वो गुटबाजी की एक सबसे बड़ी वजह बनी कर सामने। गौरव भाई, अभी ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जी के आने के बाद से ये और बड़ा है। अब भाजपा 3 हिस्सों में दिखाई देती है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। ये हम नहीं बोल रहे, ये कांग्रेस के आरोप है, लेकिन ये तो सत्य की दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है कि आज सिंधिया जी कहाँ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? और सिंधिया जी जो जिस समय कांग्रेस में थे, जिस समय उनका कद कांग्रेस में एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बाद उनका नाम लिया जाता था, आज सिंधिया जी भाजपा में कहां खड़े हैं? देखिए, क्योंकि अपन ने बात करते समय कहा था कि कांग्रेस का आनुवंशिक गुण है। महाराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी भी जब राजनीति में थे तब उनका एक गुट कांग्रेस में खुलेआम काम करता था, खुलेआम विरोध भी दर्ज करता था। उसके बाद ज्योतिरादित्य जी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट ने भी यही काम किया। कांग्रेस में सिंधिया गुट को जो मान सम्मान मिलता था, अगर हम उसके बंदोबस्त अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखें तो अब महाराज सिंधिया सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत के साथ वहां पर काम कर रहे हैं। एक सत्ता बनाने का जो महत्व है वो उनको दिया जा रहा है, एक बड़े नेता होने का जो महत्व है वो दिया जा रहा है, लेकिन जिस पूरी पार्टी में जो कैडर बेस आधारित संगठन है उसमें अब उन्हें भी अपना कैडर तलाशने में बहुत नीचे आना पड़ा। आप देखें, अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी थे जब, तब कांग्रेस में तीसरी चौथी पोजीशन पर रहा करते थे। वहां लड़ाई 2 नंबर और 1 नंबर पर आने की होती थी। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज सिंधिया से बड़े कद के लगभग 10-12 नेता वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंधिया को अभी पहले और दूसरे नंबर पर पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। दूसरी बात, जो सिंधिया कांग्रेस में रह करके अपनी टिकटों की बंदर बांट कर लिया करते थे, उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत आएगी। और यही कारण है, एक सबसे बड़ा कारण जो आपने साथ में कहा कि उपचुनाव में जो 28 प्रत्याशियों के साथ
सिंधिया कांग्रेस में आए थे, भाजपा में आए थे, वो आज जब भविष्य में उनकी टिकट कटने की नौबत आई थी, तब सिंधिया वैसा विरोध दर्ज करा पाए, ये मुझे आसान प्रतीत। देखिए गौरव भाई, एक बात और है, मैं ये देखता रहा हूँ पिछले 35 साल से भोपाल में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी किसी भी प्रकार की नाराजगी होती थी किसी भी जिले में, तो भोपाल से वरिष्ठ नेता जाया करते थे, संवाद करते थे, नेताओं के घर में ठहरते थे, घर में भोजन करते थे, और जब तक वो विवाद नहीं खत्म हो जाता था तब तक वहां वो प्रवास करते थे। अभी स्थिति ये हो गई कि हमने देखा सतना में झगड़ा हो रहा है, हमने देखा देवास में झगड़ा हो रहा है, इंदौर में झगड़ा हो रहा है, हमने देखा कि रतलाम में तो ये स्थिति हो गई कि वो सड़क पे उतर आए कार्यकर्ता, सतना में एक विधायक अपने सांसद को राक्षस बोल रहा है अपनी पार्टी के। ये जो अराजकता जैसी स्थिति बन गई है, ऐसे में यही आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा जिम्मेदार सर्वमान्य नेता इन जिलों में पहुंचा हो और इसने सबको बिठा के एकाकार कराने की कोई कोशिश की हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए रविंद्र जी, हम भाजपा को अगर देखें, 2003 में मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी थी, 2003 के बाद 2008 में जब दोबारा सरकार बनी, तो 2008 के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे या अन्य राजनीतिक दलों में काम करते थे या सामान्य आदमी के तौर पर रहते थे, एक राजनीतिक दल से झुकाव होने के कारण वो भाजपा की सदस्यता लेते गए। इसी के साथ साथ भाजपा ने भी अपनी सदस्यता अभियान को बढ़ाए जाने के लिए लेकर जो मिस्ड कॉल अभियान चलाया था और जिसमें जो कार्यकर्ता बनाए थे, वो कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ जुड़ गए, लेकिन पार्टी मिस्ड हो गई कार्यकर्ताओं के बीच में। एक सबसे बड़ा कारण अगर मैं मान रहा हूं तो 2008 के पहले का कार्यकर्ता और 2008 के बाद का कार्यकर्ता, 2008 के पहले जो कार्यकर्ता था वो ट्रेंड होकर आता था, उन्हें अभ्यास वर्ग में जाना जरूरी होता था, वहां संघ की शाखाओं में शामिल होना जरूरी होता था। 2008 के बाद के कार्यकर्ताओं को ना तो कभी अभ्यास वर्ग में जाने का मौका दिया गया, ना वो कभी संघ के साथ उस जुड़ाव के साथ जुड़ पाए, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां जिस तरीके से बदलती जा रही हैं दिन ब दिन, उसमें हर व्यक्ति अब वो सांस्कृतिक संगठन के साथ जुड़कर काम करना नहीं चाहता। ये समस्या आरएसएस। लेकिन गौरव भाई, मेरा सवाल कार्यकर्ता पे नहीं था, मेरा सवाल उन नेताओं पर है जो भोपाल से जाके इनको एक किया करते थे। मैं आपसे वही आकर बता रहा हूँ कि 2008 के पहले चूंकि कार्यकर्ताओं की संख्या कम हुआ करती थी, इसलिए बड़े नेता किसी भी कार्यकर्ता के घर पर जाकर खाना खा लेते थे या वहां उसके परिवारजनों के साथ बैठकर गपशप करते थे, चाय पीते थे, दुख मुसीबत सुनते थे और उनमें काम आते थे। 2008 के बाद और खास करके 2013 के बाद जो कार्यकर्ताओं का मिस्ड कॉल कार्यकर्ताओं का एक समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, वो स्वार्थी कार्यकर्ताओं का एक समूह जो भाजपा के साथ जुड़ा, दलालों का समूह जो भाजपा के साथ जुड़ा, उसकी तादाद बड़ी होने के कारण अब पार्टी के नेता वहां जाते हैं, लेकिन वो अपनत्व का भाव महसूस नहीं कर पाते हैं, जिससे वो उनके घर जाकर या उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकें, और यही एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए गौरव जी, आपने बड़ी बात कही है। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से इस दौरान दलालों का और स्वार्थी लोगों का एक बड़ा समूह जुड़ा है और उनसे बात करने में पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी शायद हिचकिचाते हैं या उनको लगता है कि शायद ही हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए जो प्रवास जो हुआ करते थे तो उनमें भी कमी आई है। स्वाभाविक बात है रविंद्र जी, मैं बात वही कर रहा हूँ कि 2008 के पहले का जो कार्यकर्ता है वो आज भी उतना ही कमिटेड पार्टी के प्रति है। आज उसके मन में एक नाराजगी है सरकार के प्रति, आज उसके मन में नाराजगी है। लेकिन गौरव जी, दीपक जैसा व्यक्ति 40 साल से जो पार्टी को दे रहा था वो तो प्रशिक्षित था, उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। भगवत सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्ति, सत्तन जी जैसे व्यक्ति जो कहते हैं पार्टी गई उसमें, मतलब इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं कि कर्नाटक और आंध्रा में पार्टी घुस गई नाटक में फाटक में, इस तरह की बातें, मतलब कैसे जो 50-50 साल पुराने लोग हैं जो जनसंघ से जुड़े हैं वो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये तो प्रशिक्षित लोग हैं। रविंद्र जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो 2020 में जो संगठन के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए जो पार्टी को युवा स्वरूप देने की कोशिश की गई थी, वो पूरी की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश में लागू तो की गई, लेकिन पॉलिटिकल निर्णय कई जगह पर समय अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप लिए जाते हैं। इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे वो असफल साबित हुए। वो पार्टी की एक लाइन पूर्णतः लागू करने के चक्कर में पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर को खराब कर गए। अब जैसे भंवर सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, आप सत्यनारायण सत्तन की बात कर रहे हैं, आप दीपक जोशी की बात कर रहे हैं, इनके मन में नाराजगी जो थी, क्या वो जाकर किसी
50 साल के अध्यक्ष के साथ बैठकर दूर करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी बात करें तो उनकी उम्र क्या है? युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते अचानक उन्हें भारतीय जनता पार्टी संगठन में ले लिया गया, अब अध्यक्ष बना दिए। लेकिन जो उस कद के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में, कभी पटवा जी जैसे, जोशी, कैलाश जोशी जैसे, वीरेंद्र सकलेचा जैसे, लकीराम अग्रवाल जैसे, नहीं तो इस पीढ़ी में बात करें तो हमारे पास नरेंद्र सिंह जी तोमर है, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, रघुनंदन शर्मा जी है। ऐसा नहीं नेताओं की कमी है, ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इनकी बात को टाल सके। लेकिन ये लोग घर बैठे हुए हैं, ये फील्ड में नहीं आ रहे हैं समझाने के लिए। आप देखिए जितने मैंने नाम बताए ये सब पद पे बैठे हैं, सारे जिम्मेदार हैं, लेकिन संगठन की कमियों को दूर करने के लिए मैदान में वो नहीं उतर रहे हैं लोग। रविंद्र जी ये वो वही 10-11 नाम है जो कभी मुख्यमंत्री बनने की आस लिए, जिनको निपटा दिया गया। अच्छा चलिए कांग्रेस पर आऊं, अंतिम सवाल आपका भारतीय जनता पार्टी पर, फिर मैं कांग्रेस पे आता हूं। 2 दिन से मैं ये देख रहा हूं कि भाजपा की इस विषम परिस्थिति को उभारने के लिए कहीं ना कहीं संघ मैदान में उतर गया है। हमने देखा कल दीपक बिस्पुते जी के नेतृत्व में एक बहुत लंबी बैठक हुई है, संघ के कई संगठन उसमें शामिल हुए हैं, और जो भाजपा की स्थिति है, जो हवा बन गई है, इस हवा का रुख मोड़ना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 5वीं बार बनेगी। तो संघ के आने से बड़ा संक्षिप्त में फिर हम कांग्रेस की बात करेंगे। क्या संघ अब जबकि केवल 4-5 महीने बचे हैं, संघ इस माहौल को बदलने में सफल होगा? रविंद्र जी, एक समय था जब पूरे देश में एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी। एक वोट अगर कितना महत्व है? अगर एक वोट चाहते तो अटल जी उसे समझौते अनुरूप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को त्यागने का मार्ग चुना। आज बात परिस्थितियां बदल गई हैं, समय अनुरूप परिस्थितियां बदली, और आज सत्ता पाने के लिए दूसरे दल में कितनी तोड़फोड़ की जा सकती है पिछले 8-10 सालों मैं सवाल ये कर रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, क्या संघ माहौल बदल सकता है? रविंद्र जी, बात वही आ रहा हूँ कि अब ये जो सत्ता का मोह है, ये संघ को भी भाग गया है और भाजपा को भी भाग गया है। क्योंकि भाजपा में मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है, इसलिए संघ के एक कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ जुटकर काम करने का मन बना लिया। अच्छा, अब मैं आता हूं कांग्रेस पर। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के जाने के बाद ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, अब सारे गुट एकजुट हो गए हैं, कमलनाथ जी के छाते के नीचे सब आ गए हैं। लेकिन ऊपर से तो कहा जाता है, पर अंदर जाके देखा जाए तो कहीं कहीं सज्जन वर्मा जी गोविंद सिंह के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी आज भी है, खींचतान आज भी है। भोपाल जिला अध्यक्ष को लेकर हमारे पास सूचना आ रही है कि दिल्ली में सारे नेता भिड़े हुए हैं आपस में। सुरेश पचौरी किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। अभी हमने देखा खंडवा में अरुण यादव और पचौरी के गुट में जुतम पैजार हुई है। हमने उज्जैन में देखा कि किस तरह से जिला अध्यक्ष बयान दे रहे हैं नूरी खान के खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस में एक इस तरह की जो गुटबाजी है उसका कितना नुकसान होगा? रविंद्र जी, अगर हम देखें पूरे कांग्रेस के इतिहास को उठा करके तो मध्य प्रदेश में हमेशा से 3 गुट ही प्रभावशाली रहे। एक अर्जुन सिंह जी का गुट हुआ करता था, एक विद्याचरण शुक्ल जी का गुट हुआ करता था, एक माधवराव सिंधिया गुट हुआ करता था। ये इसी के अंदर पूरी पार्टी सिमटी हुई रहती थी, अलग अलग तरीकों से बात करती। इसके बाद हम पिछले 2018 तक की बात करें, 2020 तक की बात करें, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी 3 गुट हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट और दिग्विजय सिंह गुट। इनके जाने के बाद आज 2 ही गुट बचे हैं। अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो 2 ही गुट हैं, एक दिग्विजय सिंह का गुट है, एक कमलनाथ का गुट है। और इन दोनों गुट के नेता एक दूसरे के नेता को नीचा दिखाने के लिए उल जुलूल बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। बात चाहे सज्जन सिंह वर्मा की करें, बात चाहे हम गोविंद सिंह जी की करें, या बात बाकी अन्य नेताओं की करें, सारे गुट बाकी इसमें समाहित होते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और इनके बीच की जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी ये है कि हम किन प्रकार सरकार बना लें। सरकार बनने के बाद जो फिर सिर फुटब्बल होना है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के होगी, और वो भविष्य की बात है। अभी मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्वमान्य आज भी नहीं है? देखिए, सर्वमान्य उम्मीदवार तो आज भी हैं, लेकिन कांग्रेस की जो परंपरा रही है, ये कांग्रेस ने हमेशा। लेकिन हमारे पास ये सूचना है कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के 16 नेताओं को एक जगह बिठा के बाकायदा वीडियो बनवाया है कि बहुमत मिलने पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, सभी लोग कमलनाथ जी के पक्ष में
एकजुट होंगे, इस तरह का वीडियो तैयार कर लिया गया है। नहीं, ये तो हमेशा से राजनीति में होता आया है कि दो विरोधी, तो फिर उसके बाद विरोध करेंगे कमलनाथ जी के नाम पे। दो विरोधी एक साथ दिखाई देते हैं, संकल्प लेते हैं, कस्में खाते हैं, बाद में फिर जाके काम करने लगते हैं। बात चाहे सिंधिया की करें या बात हम दिग्विजय सिंह या अर्जुन सिंह के जमाने की करें या शुक्ल जी के जमाने की बात करें, अभी वर्तमान दौर में सिर्फ वहां ये कहने की बात है कि हम एक हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। और कमलनाथ जी को आपने पार्टी ने अभी खबर सामने आई है कि कमलनाथ जी को घोषित नहीं किया है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। इस संबंध में गौरव भाई हमारी बात हुई है, कमलनाथ जी से भी हुई है, पार्टी के जिम्मेदार लोगों से भी हुई है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, कांग्रेस ने कभी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का घोषित नहीं किया है नाम। अंडरस्टैंडिंग बनती है जैसे मध्य प्रदेश में भी बन गई है, लेकिन कांग्रेस आधिकारिक तौर पर किसी भी राज्य में चेहरे को आगे रख के चुनाव नहीं लड़ती है। मैं बात वही कर रहा हूँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये बाद की बात। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों दल इस समय आपस में सिर्फ डबल चल रही है। गौरव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो बाद में जो नए कार्यकर्ता बने हैं उनका चूंकि प्रशिक्षण नहीं हुआ है, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और दो बड़ी बात उन्होंने कही है कि दलाल और मौकापरस्त लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। कांग्रेस की सारी ताकत भी गुटबाजी है और कमजोरी भी गुटबाजी है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें